मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थलॉजिकल। इन दिस सेशन विल बी डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड वील बी डूइंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CUT UG 2025। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 पीपल बी सीटेड अराउंड टू राउंड टेबल्स विद सीटिंग कैपेसिटीज ऑफ 7 and 8 people? ठीक है, सो राउंड टेबल के अराउंड हमें अरेंज करना है। टोटल 15 पर्सन आर देयर बट वी हैव टू राउंड टेबल्स विद कैपेसिटी 7 and 8 people. सो इन जनरल अगर हमें n पर्सन को अरेंज करना हो इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएगा? n persons in a around a circular table or in a circular arrangement, that is n minus 1 factorial. बट इस केस में हमारे पास 15 पीपल है। सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, अगर दो टेबल्स है हमारे पास तो किसी एक टेबल के लिए पहले सेलेक्ट करोगे, फिर रिमेनिंग दूसरी टेबल में पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद में अरेंज करोगे। तो 15 पीपल, लेट अस से वी आर सेलेक्टिंग फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टेबल ऑफ 7 ऑक्यूपेंट्स, 7 पीपल। तो 15C7 से वी कैन सेलेक्ट देम। 15C7 मल्टीप्लाइड बाय, सिंस देयर आर 7 पर्संस बट इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो 6 फैक्टोरियल बेस हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग पर्संस आर, आप तो सेलेक्ट करना नहीं, जो बच्चे हैं सारे के सारे, दोज विल बी सीटेड in a circular table with 8 persons, so 7 factorial for them. This will be the answer. 15C7 into 6 factorial into 7 factorial. That will be 15 factorial by 7 factorial, 8 factorial into 6 factorial, 7 factorial. So 7 factorial gets cancelled out. 15 factorial by 8 factorial into 6 factorial. Option D will be the answer. Okay. ये तो एक मेथड हो गया। या फिर ग्रुपिंग करके सॉल्व कर लो, पहले ग्रुप्स बना लें इनके और फिर सॉल्व कर लें। तो ग्रुपिंग हमें क्या करना है? दो ग्रुप्स बनाने, वन फॉर 7 पर्सन्स, वन फॉर 8 पर्सन्स। तो 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, दिस विल बी नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप, और फिर उसके बाद में अरेंज कर लो। तो 6 फैक्टोरियल फॉर द 7 पीपल ग्रुप एंड 7 फैक्टोरियल फॉर द 8 पीपल ग्रुप। अकॉर्डिंगली आंसर अपना ऑप्शन डी आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन। A right angle triangle is rotated along the base if the perpendicular hypotenuse and base of the triangle are 8 cm, 10 cm and 6 cm respectively. To find the volume of the cone formed through rotation. Volume of the cone क्या होगा? Formed through rotation. तो volume of the cone in general that is 1/3 pi r square h. इस सिलेंडर का होता है pi r square h, और for the cone that is 1/3 pi r square h. ध्यान ये देना है कि हम कैसे कोन अपना फॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर फॉर्मिंग द कोन बाय रोटेटिंग राइट एंगल ट्रायंगल अलोंग द बेस। ठीक है, जिसके अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वी आर रोटेटिंग अलोंग द बेस। तो अगर इफ दिस इज द बेस, तो इसके अलोंग हम रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, सो बेस का लेंथ हमें गिवन है 6। तो दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 8 एंड अप टू 10। अब इसके अलोंग वी आर रोटेटिंग इट, so the cone formed will be like this. And accordingly, the side with length 8 centimeter, that will be the radius of the cone formed, and height will be equal to 6. तो height हमारा equal to h is equal to 6 आ जाएगा, और radius will be equal to 8, और lateral height that will be equal to 10. और lateral height हमें चाहिए होती in case of curved surface area, बट यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम will be equal to 1/3 into pi which is 3.14 into r square which is 8 into 8 into h which is 6. तो 3 से बचा यहाँ पे 2, तो 64 इंटू 128 इंटू 3.14 ऑप्शंस गिवन ही है। तो 128 इंटू 3 दैट इज 384 प्लस, यानी कि रफली 400, 1.44 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो पास है नहीं। ऑप्शन सी इज द क्लियर द आंसर। ओके, अच्छा, अगर हम इसको 8 वाले साइड के राउंड रोटेट कराते तो वॉल्यूम डिफरेंट आता वहाँ पर। तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा हम कौन से साइड के राउंड रोटेट करा रहे हैं इन एनी सच केस। ओके, क्लियर है? In an AP, if the mth term is n,
and nth term is m, where m and n are not equal, to find the pth term. mth term of the AP that is equal to n, nth term is m, so pth term क्या होगा? ठीक है, mth term क्या हो जाएगा? nth term in general for any AP is first term plus n minus 1 times common difference, और given m है कि nth term क्या है? This is equal to m, and similarly mth term यानी कि a plus m minus 1 times d, this is equal to m. ठीक है, subtract कर दो, subtract second equation from the first. So a minus a, this will get cancelled out. n minus m times d is equal to m minus n. तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा d इज इक्वल टू -1 आ जा रहा है, m माइनस एन बाई n माइनस एन, यानी कि दैट इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1 आ रहा है. अब d इज इक्वल टू -1 को पुट कर दो इन एनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? a माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू m, एंड हेंस a विल बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी पीरियड टर्म, तो tp विल बी इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d. तो m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी कि माइनस p प्लस 1. तो 1 and 1 gets cancelled out. m plus n minus p will be the answer. Option D. m plus n minus p will be our answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड इसका, कि हमें गिवन है mth टर्म n है, nth टर्म m है, m और n इक्वल नहीं है, तो वैल्यूज एज्यूम भी कर सकते थे हम, कि मान लेते हैं लेट अस से कि n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 5. ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज हमने एज्यूम कर ली, n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 5. सो इन दैट केस क्या हो जाएगा हमारा कि t1 इज इक्वल टू 5 एंड t5 इज इक्वल टू 1. पहला टर्म हो जाएगा 5, फिफ्थ टर्म हो जाएगा 1, यानी कि हमारा 4d, कितना डिफरेंस आ रहा है? 4d. तो 4d इज इक्वल टू -4, तो d इज इक्वल टू -1 आ जा रहा है. ठीक है, d इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और t1 5 है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 आ रहा है, इसलिए हमने एज्यूम ही किया इस तरह से, a इज इक्वल टू 5 आ गया और d इज इक्वल टू -1 आ गया. ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शंस को मैच करा लेंगे. अब हमें चाहिए पीरियड टर्म, तो पीरियड टर्म क्या होगा? tp विल बी इक्वल टू a यानी 5 प्लस p माइनस 1 टाइम्स -1, यानी कि 5 प्लस 1 6 माइनस p विल बी आवर आंसर अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे हमें n और m को 1 और 5 माना है. ऑप्शन ए क्या आता है हमारा? 6. ऑप्शन ए आता है हमारा 6 प्लस p, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी आता है m माइनस p, वो भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी आ रहा है n प्लस m माइनस 1, यहाँ तो p का टर्म आ ही नहीं रहा है. और ऑप्शन डी आ रहा है n प्लस m माइनस p. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व, n और m की वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं. बस ये जानते हैं सारे ऑप्शन को चेक करना है. अगर मान लो हमारा ऑप्शन बी या सी पहले भी कोई ऑप्शन मैच कर जाता है तो भी चेक करते हैं. कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर जाए इस मेथड से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉप एंड अ कार वर सोल्ड for rupees 2,70,000 each. Due to the increased scope of business, shop was sold at a profit of 20%, but due to depreciation, car could be sold at a loss of 10%. So how much profit or loss resulted in the entire transaction? Selling price for shop as well as car is same, but shop has been sold at 20% profit and car has been sold at a loss of 10%. तो रिजल्टेंट हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. ठीक है, सो फॉर सेलिंग प्राइस फॉर shop, that is 270,000, and for car is also 270,000, बट शॉप पे हमारा हो रहा है लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस इफेक्टिवली कितना हो रहा है? शॉप पे देयर इज अ 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है. और हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 रुपीज़ का आइटम हमने 6 पे सेल किया है. ठीक है, 5 का आइटम हमने 6 पे सेल किया, तो अगर सिर्फ शॉप के लिए बात करें तो शॉप का SP क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 हो जाएगा, और CP हो जाएगा हमारा 5 यूनिट्स, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा. तो या तो डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल लो, अदरवाइज पहले CP निकाल लो. ठीक है, या तो डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल लो. तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो CP 5 है और प्रॉफिट हमारा 1 है, और क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकालना है, डायरेक्टली प्रॉफिट ही निकालें, दैट विल बी बेस्ट. प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट होगा अगर सेलिंग प्राइस 6 है, 1/6 रेशियो आ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा 1/6 इंटू 270,000, विच विल बी इक्वल टू 45,000, और प्रॉफिट है तो प्लस. ओके, सिमिलरली सेकंड केस में हमारा लॉस हो रहा है 10% का, 10% यानी कि 1/10 का लॉस हो रहा है. तो अगर हमारा CP 10 है तो लॉस कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है. SP क्या हो जाएगा? 9 यूनिट्स हो जाएगा, लेकिन 9 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो लॉस क्या है? 1/9 होगा, तो 1/9 इंटू 270 को
दैट विल इक्वल टू 30K, बट दिस इज लॉस, तो नेगेटिव में होगा। तो नेट में क्या आया, 45K प्रॉफिट ऑन शॉप एंड 30K लॉस ऑन कार, तो नेट में हमारा 15,000 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 15,000, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/5, 4/9 एंड 5/8। एलसीएम ऑफ थ्री फ्रैक्शंस 3/5, 4/9 एंड 5/8। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज ऑलवेज, अगर ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, अगर हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, सबसे पहला काम, दीज मस्ट बी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑल मस्ट बी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मतलब फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। ए एंड बी शुड बी को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल मेंशन है कि 6/9, सो विल बी फॉर सिंप्लीफाइंग दिस इज 2/3, और उसके बाद में ही हम फिर एलसीएम या एचसीएफ जो भी फाइंड आउट करना हो वो फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ए, सी एंड डी डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स बी, डी एंड एफ। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी, E by F, in that case we'll be doing HCF of denominators, HCF of numerators A, C and D divide by LCM of denominators B, D and F. ओके, अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेंगे। इस केस में एलसीएम फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लो, 3, 4 एंड 5, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ 5, 9 एंड 8, दैट इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन सी। ओके, next question. Mohan asked 36 men to build his house in 30 days. 50% of the work got completed in just 10 days. So Mohan removed some workers. Now how many workers, how many persons does he need to complete the remaining work in decided time? टोटल 30 डेज में कंप्लीट करना था, 36 मैंने उसने हायर किए, बट हुआ क्या, 50% वर्क 10 डेज में ही कंप्लीट हो गया, तो जाहिर सी बात है अब उसको लेसर नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए इफेक्टिवली। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, कितने वर्कर्स चाहिए, ठीक, कितने चाहिए। सो इन एनी सच केस क्या कर सकते हैं, MDH by W, this will be constant. Number of men for days, for hours divided by work completed by them, that will always be constant. ठीक है, that will be constant. तो फर्स्ट केस में क्या है, 50% वर्क हुआ है, और सेकंड केस में 50% वर्क, यानी कि वर्क तो इक्वल है। तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 36 है इनिशियली, नंबर ऑफ डेज 30 आवर्स का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, डिवाइड बाई वर्क विच इज 1/2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेन जो कि बचेंगे मल्टीप्लाइड बाई डेज कितने बचे, और सॉरी 10 डेज का वर्क है, 10 डेज वर्क कंप्लीट किया है, 10 डेज में वर्क कंप्लीट किया है, m इंटू 20 बाई, अभी भी 1/2 वर्क करना है, तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारा m विल बी इक्वल टू 360/20 विच इज इक्वल टू 18। तो 18 वर्कर्स विल बी नीडेड, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने ज़रूरत पड़ेंगे, तो 18 की ज़रूरत पड़ेगी, और 18 को ही रिमूव भी करेगा। ओके, बाकी ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में लैंग्वेज जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि मोहन रिमूव सम वर्कर्स, बट यहाँ पे कितने रिमूव किए नहीं पूछा है, पूछा यह है कि कितने बचेंगे। ठीक है, और कोइंसिडेंटली दोनों इक्वल हैं, बट हमेशा इक्वल थोड़ी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if rupees 64 amounts to rupees 83.20 in 2 years on simple interest, then how much will rupees 86 amount to in 4 years at the same rate percent per annum? रेट परसेंट निकाल लेते हैं, रुपीज 64 है एंड दिस अमाउंट्स टू रुपीज 83.20 इन 2 years। तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, इंटरेस्ट मिल रहा है हमारा 83.20 माइनस 64, दैट इज 19.20 रुपीज, बट दिस इज इन 2 years। तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो 9.6 रुपीज पर ईयर, दिस इज द इंटरेस्ट। रेट परसेंट निकालो यहाँ से, 64 का 9.6% कितना, 9.6 कितना होगा, 9.6 बाई 64 इंटू 100, तो दैट विल बी 960 बाई 64 विच इज 15%, 15% बाई 10% हुआ 6.4, 15% हो गया। तो 15% हमारा रेट इंटरेस्ट रेट परसेंट है, और हमें चाहिए 86 रुपीज़ पे आफ्टर 4 years टोटल अमाउंट। तो 4 years में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। अमाउंट आफ्टर 4 years विल बी 160% ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो 1.6 इंटू 86, वैल्यू आ जाएगा 16 6 96, 6 आ गया, अब 6 सही दिख रहा है, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, और फिर बचा 9, तो 16 इंटू 8, 128 प्लस 9, 137, तो 137.60 रुपीज़ विल बी आर आंसर।
Okay. Next question. While purchasing one item costing rupees 600, I had to pay the sales tax at 6%. And on another costing rupees 16,000, the sales tax was 10%. So what percent of the sales tax I had to pay taking the two items together on an average? एवरेज हमें कितना सेल्स टैक्स पे करना पड़ा? इन एनी सच क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्स टैक्स हम डायरेक्टली वेट एवरेज ले सकते हैं. ठीक है, जिस चीज़ का कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा उस अकॉर्डिंग उसका एवरेज होगा. सो एवरेज में हमारा रिस्पेक्टिव वेट्स क्या होंगे? द कॉस्ट विल बी द रिस्पेक्टिव वेट्स. तो कॉस्ट फॉर द फर्स्ट आइटम is 600, for second item that is 16,000, और फर्स्ट आइटम पे सेल्स टैक्स कितना है? दैट इज 6%. और द सेकेंड आइटम दैट इज 10%. तो वैसे भी देख पा रहे होगे कि हमारा सेकेंड आइटम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 16,000 है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट आइटम. तो हमारा जो वेट एवरेज होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू 10%, द वैल्यू ऑफ द सेल्स टैक्स फॉर द सेकंड आइटम. इजंट इट सो? बट फिर भी हमारे पास ऑप्शन क्लोज है 9.9%, 9.8%. तो हमें एक्जैक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा वैल्यू. ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा क्लोज दे दिए हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद फिर एग्जाम में इसको रिमूव किया गया होगा क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा ही क्लोज है 9.9 और 9.8, क्योंकि वैल्यू हमारा अप्रॉक्सीमेटली उनके बीच में ही आएगा. ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा? कॉस्ट हमारा 600:16,000. तो रेशियो क्या आ रहा है? 2 जीरो हटा दिए तो 6:160 या फिर 3:80 आ रहा है. तो रिस्पेक्टिव वेट्स आ गए हमारे फॉर आइटम 1 एंड आइटम 2, 3 and 80. तो एवरेज हमारा वेट एवरेज आ जाएगा 3 × 6. भाई वेट एवरेज क्या होता है? वेट एवरेज इज इक्वल टू W1 A1 प्लस W2 A2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2. Okay, so this will be 3 × 6 plus 80 × 10 by 3 plus 80. तो आ गया 818 by 83. ओके, 818 by 83. तो रफली ये क्या है? 830 माइनस 12 यानी कि 10 माइनस 12 अपॉन 83, 12 by 83. और ये रफली आ रहा है हमारा 0.15 से तो छोटी वैल्यू आ रहा है. दिस इज लेसर देन 0.15, क्योंकि 12 by 80 होता तो 0.15 होता प्रिसाइजली, बट डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो लेस देन 0.15. तो रफली हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 9.86 के आसपास वैल्यू आएगा. तो अप्रॉक्सीमेट करके हमें इसको 9.9 करना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिमूव किया गया था मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, तो 9.9 विल बी द आंसर इन दिस केस, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा क्लोज दे दिया. 9.8 भी दे दिया. 9.7 होता तो चलो काफ़ी दूर होता, बट एनी वे आंसर विल बी 9.9 प्रिसाइजली. ओके, क्लियर है? तो यही चीज़ चाहते तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे कि प्रॉपरली कैलकुलेट करते, बट मतलब नहीं है ना कि हम पहले निकालें कि कितना आएगा हर एक पे सेल्स टैक्स, उसके बाद में फिर फाइनली एवरेज करें. ठीक है, कर तो सकते थे बट करना नहीं है वैसा एग्जाम में. ये करते कि पहले हम करते 6% ऑफ 600 दैट इज इक्वल टू 36. 36 आ गया ऑन द फर्स्ट, और फिर सेकंड आइटम पे आ गया 16,000, 10% 1600. और ओवरऑल हमारा प्राइस कितना है? 16,600. ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इंटू 100. अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आएगा कि दिस विल बी नथिंग बट 818 by 83. उसके टाइम भी ऐसा नहीं एक्स्ट्रा लगना, बट ये समझ आना चाहिए क्योंकि कभी अगर कैलकुलेशन मुश्किल होगा तो ये चीज़ काम आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 30% ऑफ P इज इक्वल टू Q, देन Q% ऑफ 30 क्या होगा? Q% ऑफ 30 क्या होगा? अब Q% ऑफ 30 या फिर A% ऑफ B, दिस इज सेम एज B% ऑफ A, बिकॉज दोनों का वैल्यू क्या होगा? A इंटू B बाई 100. ठीक है, सो A% ऑफ B इज सेम एज सेइंग B% ऑफ A. तो क्वेश्चन से कह रहा है 30% ऑफ Q क्या होगा? क्वेश्चन आस्किंग 30% ऑफ Q, और Q है हमारा 30% ऑफ P. ठीक है, तो 30% ऑफ 30% ऑफ P विच इज 0.3P. 0.3 into 0.3P which will be equal to 0.09P, or basically 9% of. So 30% of Q will be equal to 9% of P, option D. Next one. A town has population of 20,000 in 1980. In 1 year, i by 1981, it is increased by 25%. Next year, decrease हो गया by 20%, and next year further, it has been increased by 30%. So what is the population at the end of the 1983? 1980 में population is 20,000. And 1981 में it increased by 25%. 25% यानी कि 1/4 का इंक्रीज आया है. 1/4 का इंक्रीज आया, यानी 4 पे 1 का इंक्रीज आया तो 4 से 5 हो जाएगा. तो यानी कि मल्टीप्लाई करोगे बाई 5/4. पॉपुलेशन इन 1981 में भी 20,000 इंटू 5/4. बट हमें 1981 की पॉपुलेशन तो निकालनी नहीं है. फर्दर नेक्स्ट ईयर
डिक्रीजेज बाई 20%, और 20% होता है 1/5, बट डिक्रीज आया है यानी 5 में 1 का डिक्रीज हुआ है, तो 5 से 4 हो गई है, तो इंटू 4/5 कर दोगे फॉर 1982। फर्दर अगेन हमें पॉपुलेशन अभी नहीं चाहिए, अब 1983 में इंक्रीज आया 30% का, देखिए 3/10 का इंक्रीज आया है, 10 में 3 का इंक्रीज हुआ, 10 से हो जाएगी 13, तो इंटू 13/10 फॉर 1983। अब हमें वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आगे हमारा 20,000/10, 2000 इंटू 13, दैट इज 26,000, 26,000। ओके, और अगर यहाँ पे भी कैलकुलेशन हमारी थोड़ी मुश्किल होती तो हम ये देखते कि 13 तो दिख रहा है हमारा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है, और तो हमारा जो आंसर होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, आंसर हमारा मल्टीपल ऑफ 13 होगा। 13, 7 इस तरह के कोई प्राइम दिखे ना, तो उनसे फिर आइडेंटिफाई कर दो कि कोई ऑप्शन तुम्हारा कौन सा मैच कर रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 13 आ रहा है इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड by 50 students is found to be 79.5. Later on, it was found that the score of one student was read as 94 in place of 49, and the score of another student was read as 69 in place of 89. तो करेक्ट मीन क्या होगा? ठीक है, करेक्ट मीन क्या होगा? एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स हमारा सम की वैल्यूज अफेक्ट हुआ है, और क्योंकि सम का वैल्यू अफेक्ट हुआ है दैट इज वाई हमारा एवरेज अफेक्ट हुआ है। तो हम नेट चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन एवरेज, डेल्टा ए क्या होगा, और फिर उसको अपने ओरिजिनल एवरेज में ऐड कर देंगे, ओरिजिनल मीन में ऐड कर देंगे। तो हुआ क्या है कि स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रेड एज 94 इन प्लेस ऑफ 49। तो किया क्या हमने, हमने कैसे पढ़ा उसको, 94 रीड कर लिया इंस्टेड ऑफ 49। तो इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, सम विल बी इंक्रीज, तो सम इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज हो गया था, बट एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, एक्चुअल 49 था, एक्चुअल वॉज 49। ठीक है, सो रेड एज 94 बट एक्चुअल वॉज 49, तो हमें सम को डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 94 माइनस 49, डिफरेंस आ रहा है हमारा इक्वल टू 55 का, तो 55 से डिक्रीज करेंगे माइनस 55, एंड सेकंड वैल्यू रेड एज 69, एक्चुअल था 89, 69 की तरह रीड किया, एक्चुअल है 89, तो एक्चुअल केस में क्या है, हमें इस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा बाई 20, तो माइनस 55 प्लस, एक सेकेंड, हाँ 50 था माइनस 45 था, सॉरी माइनस 45 प्लस 20, तो नेट में हमारा कितना चेंज आएगा, एवरेज में, सम में चेंज आया माइनस 45 प्लस 20 यानी कि माइनस 25 का चेंज आया, और डिवाइड बाई एवरेज में चेंज के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 50, तो डिवाइड 50 कर दोगे, तो माइनस 25 बाई 50 दिस विल बी माइनस 0.5। तो एवरेज न्यू या एक्चुअल एवरेज शुड बी इक्वल टू 79.5 प्लस डेल्टा ए, यानी कि 79.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 79, आंसर आ जाएगा 79, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 4 consecutive odd numbers is 16. So what is the difference between third and first number? Now क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है इनफैक्ट। ठीक है, 4 होते, 7 होते, 10 होते, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट नंबर। तो नंबर्स हमारे क्या है वो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पता है कि ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो अगर कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, +2 होगा। और क्वेश्चन पूछा थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी 4 ओनली। तो इतना अटेंटिव रहना एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन मान लो इसके बजाय लैंग्वेज कुछ और भी होता, बट स्टिल अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जहाँ पे कि हमें कॉमन डिफरेंस पता है अपने केस में, तो डिफरेंस फिर हमें अल्टीमेटली वहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है, स्टेट में थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमारा 2D डिफरेंस होगा, 2D डिफरेंस होगा विच विल इक्वल टू 4। ओके, अदरवाइज एवरेज भी हमें गिवन है 16 और 4 नंबर्स है, तो 16 अगर एवरेज है और सिंस दीज आर ऑड नंबर्स, 4 नंबर्स है हमारे, तो एक नंबर होगा 15, एक होगा 17, देन 19 एंड 13, तो 13 और 17 का डिफरेंस पूछ रहा है, एक्चुअली 4 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest as a sum of money is 4/5 the principal. Find the rate of interest if both the rate of interest and time are numerically equal. तो 4/5 the principal है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 80% है, 80% है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू टाइम विच इज इक्वल टू आर, विच इज ऑल्सो आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80, आर विल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 80 विच इज 16 इंटू 5, तो 4/5 हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 4/5% पर एनम, ऑप्शन डी।
straightforward question. Okay, next. P is 40 years old and Q is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? P की एज 40 है, Q की एज 60 है, और कितने टाइम पहले उनका रेशियो 3:5 रहा होगा. तो फॉर P एंड Q एट प्रेजेंट देयर एज इज 40 एंड 60. लेट अस से T years ago की बात कर रहा है, तो 40 minus T and 60 minus T will be the age, और रेशियो आ रहा है 3:5. तो 40 minus T अपॉन 60 minus T, दिस इज इक्वल टू 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 minus 5T, this is equal to 180 minus 3T. So 2T is equal to 20. T comes out to be equal to 10. 10 years before, 10 years ago, their ages will be in the ratio 3:5. ओके, सेकंड मेथड कुड हैव बीन कि 40 और 16 के प्रेजेंट एजेस हैं, और कभी भी एजेस अगर गिवन है दो पर्सन्स की, तो वहां पे जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, दोनों की एज तो सेम स्पीड से ही बढ़ेगी, तो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा. डिफरेंस आ रहा है इनका 20 का, 20 ईयर्स का, और सम ईयर्स अगो देयर एज का रेशियो वाज 3:5. तो डिफरेंस तो तब भी सेम ही रहेगा. 2 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 20 ईयर्स, तो 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 30, यानी कि फर्स्ट पर्सन की एज 30 होगी, और 40 से 30 यानी कि 10 ईयर्स अगो की बात होगी. बस सॉल्व हो गया. Okay. Next, P alone can do a piece of work in 5 days and Q alone in 4 days. P and Q undertook to do it for rupees 3,000. With the help of R, they completed the work in 2 days. So how much is to be paid to R? अब R को जो भी amount pay किया जाएगा, amount payment या paid amount will be in proportion to the work done. तो कितना वर्क R ने किया है ये देख लेते हैं. P can complete the work in 5 days. Q can complete the work in 4 days. तो 5 और 4 कैल्सियम लेके हमने वर्क मान लिया, वर्क हो गया 20. तो इफ 20 इज द वर्क, तो एफिशिएंसी ऑफ P क्या आ जाएगा, 20/5 यानी कि 4 यूनिट्स. तो P कैन डू 4 यूनिट्स वर्क पर डे, और Q कैन डू 5 यूनिट्स वर्क, 20/4 यानी कि 5 यूनिट्स वर्क पर डे. तो 4 यूनिट्स कर सकता है P, 5 यूनिट्स कर सकता है Q, और एक दिन में वर्क कितना होगा, क्योंकि 2 days वर्क इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ R. तो P प्लस Q प्लस R कितना कर रहे हैं वर्क इन 2 days, दे आर कंप्लीटिंग 20 यूनिट्स वर्क, है कि नहीं. तो यानी कि 1 डे वर्क कितना है इनका, 20/2, यानी कि दे आर डूइंग 10 यूनिट्स वर्क पर डे, जिसमें से कि P इज डूइंग 4 यूनिट्स एंड Q इज डूइंग 5 यूनिट्स. तो R का वर्क क्या आ जाएगा, 1 डे का 1 यूनिट हो जाएगा, और R ने सारे दिन साथ में काम किया है, तो R का वर्क 1 यूनिट है, यानी कि R ने इफेक्टिवली 1/10 वर्क किया है, कि 1 यूनिट हुआ है एक दिन में, 2 यूनिट हुआ है 2 डेज में. तो R का वर्क कितना है इफेक्टिवली, R हैज वर्क 2/20 इन टोटल. तो मल्टीप्लाई दिस बाई 2/20 इज द प्रपोर्शन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टोटल वर्क फॉर R, मल्टीप्लाइड दिस बाई 3000. तो वैल्यू आ जाएगा 300 रुपीज. 10% वर्क किया, 10% पेमेंट मिलेगा ₹300 ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A is to B is equal to 4:5, B is to C is equal to 4:15 and C is to D is equal to 5:16, तो रेशियो बिटवीन A एंड D क्या होगा, रेशियो बिटवीन A एंड D क्या होगा. सो A by D, this will be equal to A by B into B by C into C by D. तो आंसर आ जाएगा 4/5 into 4/15 into 5/16. So 16 से 16 कैंसिल, 5 से 5, 1/15 will be the answer. ऑप्शन बी. ओके, अगर सबका रेशियो पूछता है ABC का, ABCD का, AB का रेशियो है 4/5, BC का है 4/15, और CD का है दैट इज 5:16. 5, 5, 15, 4, 5, 5. ठीक है, अब निकालना पड़ता है इस तरह से. सो वैल्यू आ जाता है 80 is to 100 is to 15/25, that is equal to 250 plus 125, 375 is to 75 into 16, तो 750 plus 450 that is 1200. ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 16 is to 20 is to 75 is to 240. This would have been the ratio between ABCD. बाकी पूछा था A by D, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train running at a speed of 360 km/h passes a platform with double length
इन 30 सेकंड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म का लेंथ भी क्रॉस करेगी। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज द क्वेश्चन आस्किंग। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ट्रेन का लेंथ इज इक्वल टू एल, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी 2l, टोटल डिस्टेंस क्रॉस्ड विल बी l plus 2l which is equal to 3l, और टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। तो सबसे पहले स्पीड को भी कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 360 इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई दिस बाई 5/18, this will be speed in meter per second and then multiply with 30 seconds. Okay, 18 से गया 20 into 500 into 30, 3000 meters. This is equal to 3 times the length. तो लेंथ हमारा इक्वल टू 1000 मीटर आ जाएगा या 1 किलोमीटर आ जाएगा, बट दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ रहा है क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस इन 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर्स या 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can row at 6 km per hour in still water if the velocity of the current is 2 km per hour and it takes him 3 hours to row to a place and come back. So how far is the place? So speed हमें of the man that is 6 km per hour and speed of the stream that is 2 km per hour. So downstream speed क्या आ जाएगा? Downstream हो जाएगा x plus y and upstream will be x minus y. Downstream will be x plus y which is equal to 8. Upstream will be x minus y which is equal to 4. और टोटल टाइम लग रहा है 3 hours का। तो डिस्टेंस अगर हम d एज्यूम कर लें तो d बाई 8, ठीक है, d है डिस्टेंस, डिस्टेंस को स्मॉल d लिख लेते हैं क्योंकि d फॉर डाउन स्ट्रीम लिख लिया हमने। ठीक है, तो स्मॉल d बाई 8 प्लस स्मॉल d बाई 4, तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम इन अप स्ट्रीम, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3। इफेक्टिवली दिस विल 3d बाई 8 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर्स। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। फिर ठीक है, चाहते तो ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते थे, बाकी क्वेश्चन तो ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 persons are chosen at random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. The probability of having 2 children out of 4 क्या होगा? ठीक है, टोटल पर्सन हमारे कितने हैं? 3 and 2 and 4, टोटल पर्सन आर 9, और 9 में से हमें 4 को सेलेक्ट करना है। टोटल केसेस क्या बनेंगे? 9C4, एंड फेवरेबल केसेस क्या होंगे? व्हेन 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। सो 4 में से 2 हमने चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिए और बचे हुए 5 में से 2 पर्सन और सेलेक्ट कर लिए। दिस विल बी फेवरेबल केस। तो 4C2 इज इक्वल टू 6, 5C2 इज इक्वल टू 10, डिवाइड बाई 9C4, 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइड बाई 4 into 3 into 2, तो 4 into 2 इज 8, 3 से बचा यहाँ पे 2, तो अगेन न्यूमरेटर में हमारा क्या आ रहा है? 6 into 10, 60 अपॉन 126, या 6 से फर्दर डिवाइड होगा 10/21, 10/21 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a game consists of tossing a coin 3 times. Hanif wins if all the tosses give the same result. So what is the probability that he loses the game? हमें फाइंड आउट करना है कि उसके लूज करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जीतने की निकाल लेते हैं, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो कब जीतेगा? हनीफ विल बी विनिंग इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, 3 टाइम्स हम कॉइन टॉस करा रहे हैं, तो हर एक केस में देयर विल बी 2 आउटकम्स पॉसिबल, या तो हेड आ गया या टेल आ गया। तो टोटल आउटकम्स विल बी 2 into 2 into 2 which is equal to 8 टाइम्स टोटल। बट हनी विल बी विनिंग व्हेन ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, तो या तो ऑल आर हेड or all are tails. So 2 are favorable cases. Out of total 8, 2 are favorable. तो हनीफ का विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विनिंग विल बी इक्वल टू 2 out of 8, 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजिंग विल बी इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विनिंग, तो 1 minus 1/4 which is equal to 3/4, 3/4 ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार सारे के सारे केसेस एनुमरेट कर लेते हैं कि अगर या तो सारे हेड आएंगे, हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, कि 2 हेड्स आ गए हमारे पास। अब 1 हेड का केस लेते हैं, हेड टेल टेल, और या फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और या फिर ऑल आर टेल्स। टोटल 8 केसेस आर देयर, जिनमें से 2 आर फेवरेबल, ऑल हेड्स एंड ऑल टेल्स फॉर हनीफ टू विन, और बाकी 6 केसेस में ही भी लूज है।
6 out of 8 cases he will be losing 6 by 8, yani 3 by 4 will be the answer. Okay. Next question. The different ways in which the alphabets of the word bakery can be arranged is 720. Is this correct? So bakery में all alphabets are different. All letters are different. ठीक है, bakery में all letters are different. So 6 letters are there. 6 factorial ways to arrange, which is equal to 720. So yes, that is correct. Number of ways in which the alphabets of the word machine can be arranged, so that the vowels will occupy only the odd positions. Vowels हमारे पास है, machine में total 7 letters हैं, out of which A, I and E are vowels, और vowels occupy करेंगे odd positions को. Odd positions are 1, 3, 5, 7. 4 odd positions हैं, but हमारे पास vowels हैं 3 vowels हैं. तो 4 में से पहले 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे vowels को अरेंज करेंगे, फिर रिमेनिंग जो हमारे लेटर्स बचेंगे यानी कि कॉन्सोनेंट्स बचेंगे उनको अरेंज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सेलेक्टिंग दोज 3 प्लेसेस जहाँ पे क्या vowels को अरेंज करने वाले हैं. तो 4, 3, 3. Then we'll be arranging vowels in 3 factorial ways because all are different, all are distinct, multiplied by remaining हमारे consonants which are also distinct, so multiplied by 4 factorial. So 4, 3, 3 into 3 factorial into 4 factorial, that will be answer. So 4 into 6 into 24. 24 square, which is equal to 576. So yes, this is also correct. First भी correct था और second भी correct था. Both are correct. Option C is the answer. That both A and B are correct. Okay. Clear? Next question. In how many different ways can the letters of the word operate be arranged? ऑपरेट के लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो इन दिस केस हमारे पास क्या है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 7 है, बट 2 ईज आर सेम. तो 7 फैक्टोरियल होता है इन टोटल अगर ऑल डिस्टिंक्ट होते, बट सिंस 2 ईज आर 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. तो आंसर आ जाएगा 5040/2. दैट इज 2520. ऑप्शन. ओके. ठीक है. Next one, a railway half ticket costs half the full ticket. However, the reservation charge for all the tickets is constant. One full reserved ticket for a journey is rupees 525. If the cost of one full and one half reserved ticket for the same journey is rupees 850, then what is the reservation charge per ticket? ठीक है, तो हाफ टिकट का जो रेलवे का हाफ टिकट है दैट कॉस्ट हाफ द फुल टिकट एंड रिजर्वेशन चार्ज इज सेम इन बोथ द टिकट्स. ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि फुल टिकट का जो टिकट प्राइस है दैट इज एफ और प्लस रिजर्वेशन चार्ज, दिस विल बी टोटल प्राइस फॉर फुल टिकट. टोटल प्राइस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन चार्जेस. ठीक है, और फिर हाफ टिकट के लिए क्या होगा, फुल टिकट बाई 2 और प्लस रिजर्वेशन चार्ज सेम ही रहेगा. तो हाफ टिकट के लिए दिस विल बी f/2 प्लस आर, टोटल प्राइस फॉर हाफ टिकट. क्वेश्चन कह रहा है वन फुल रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी इज रुपीज 525, यानी कि f प्लस आर, दिस इज 525 एंड कॉस्ट ऑफ वन फुल टिकट एंड वन हाफ रिजर्व टिकट फॉर द सेम जर्नी इज रुपीज 850, यानी कि f प्लस आर प्लस f/2 प्लस आर, यानी कि टोटल आ गया हमारा 3f/2 प्लस 2r, दिस इज 850. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2, 2f प्लस 2r दैट इज 1050. सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा f/2 इज इक्वल टू 200, यानी कि f इज इक्वल टू 400 आ गया, और f 400 आ गया. हमसे रिजर्वेशन चार्ज पूछ रहे हैं तो r आ जाएगा इक्वल टू 125. f प्लस आर 525, f है 400, r आ जाएगा 125. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. दैट रुपीज 125 इज द रिजर्वेशन चार्ज. Next question. If a plus b whole square that is equal to 5 plus 2 root 6, what can be the possible value of b from the following? b का वैल्यू क्या होगा? a plus b whole square, this is 5 plus 2 root 6. a plus b square will be a square plus b square plus 2ab, और ये आ रहा है इक्वल टू 5 plus 2 root 6. ठीक है, नाउ कंपेयर a square plus b square with 5 and 2ab with 2 root 6. ठीक है, ऐसे समझो कि अगर हमारे पास हमने लिया होता रूट 5 प्लस रूट 7 और होल स्क्वायर करते तो आता रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7 यानी 2 इंटू रूट 35. तो 5 प्लस 7 प्लस 2 रूट 35,
तो रिजल्ट आता है हमारा 12 + 2√35। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारा 2ab वाला जो पार्ट है वो इरेशनल रह जाता है और बाकी पार्ट हमारा रैशनल हो जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि 2ab वाला पोर्शन इज 2√6 और 5 हमारा होगा a² + b²। √6 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इट कुड बी 1 × √6, या तो होता है 1 × √6 या √2 × √3। अब a² + b² 5 कब आएगा? जब दिस इज ब्रोकन इनटू √2 × √3, यानी इफेक्टिवली हमारा a शुड बी इक्वल टू √2 एंड b शुड बी इक्वल टू √3, या वाइस वर्सा, a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2। इन दोनों में से कोई एक केस होगा, यानी कि b या तो √3 हो सकता है और √2 हो सकता है। √3 इज गिवन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? अगर यहाँ पे इंस्टेड होता लेट अस से a + b², दिस इज इक्वल टू 7 + 2√6, तो उस केस में फिर हमारा मामला डिफरेंट हो जाता, क्योंकि फिर हमें लिखना पड़ता है इसको इक्वल टू √6 + 1², तभी तो 7 + 2√6 बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमारे पास b could have been equal to √6 ऑल्सो, या फिर √6 होता है फिर 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x² + 25 - 20x can be expressed as the square of which of the following? 4x² + 25 - 20x, तो 4x² is 2x² minus 2 into 2x into 5 plus 25, which is 5². So this is effectively 2x - 5² क्वेश्चन ने पूछा स्क्वायर किसका होगा, तो 2x - 5 का स्क्वायर होगा, बट 2x - 5 हमें ऑप्शंस में कहीं पे गिवन नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे 2x - 5 का स्क्वायर होगा, सिमिलरली दिस कुड ऑल्सो बी स्क्वायर ऑफ -2x - 5, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी स्क्वायर करोगे तभी तो रिजल्ट सेम ही आएगा। दिस विल ऑल्सो बी सेम, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, सो -2x - 5 विल बी इक्वल टू -2x + 5, विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ triangle stands for the operation on adding first number to the twice of the second number, then find the value of 2 triangle 3 triangle 4। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन करो ऑन द इनसाइड ब्रैकेट, और ट्रायंगल हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ऑपरेशन एडिंग फर्स्ट नंबर टू द ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, 2 + 2 × 3, तो दिस इज इक्वल टू 8। फर्दर एक बार फिर से ऑपरेशन करना है सेम, तो 8 + 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 16। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 16 इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the greatest number that will divide 38, 88 and 163 so as to leave the same remainder in each case। रिमाइंडर हर एक केस में सेम रहेगा, तो अगर हम मान लेते हैं लेट अस से दैट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज 3 नंबर्स, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो 38 कैन रिटर्न एज सम मल्टीपल ऑफ ए प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब 88 कैन रिटर्न एज सम अदर मल्टीपल ऑफ ए प्लस रिमाइंडर सेम ही बचेगा। तो अगर हम डिफरेंस लें इन दोनों का, तो डिफरेंस ऑफ 88 एंड 38 दैट इज इक्वल टू 50 विल बी इक्वल टू a × k2 - k1, और आर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी इफेक्टिवली जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। यही कहानी बनेगी 163 और 88 में भी, तो बस डिफरेंस ले लो, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 50 का और यहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारा 75 का, तो डिफरेंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF ऑफ डिफरेंस 50 एंड 75 विच विल बी इक्वल 25, तो और आंसर विल बी 25, ऑप्शन सी, क्योंकि डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आंसर होगा, 25 भी आंसर होगा, अगर ग्रेटेस्ट नहीं पूछा तो और क्या आंसर होता है, 25 के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सबके सब आंसर होते हैं, हो सकते थे, होते यानी हो सकते थे। ठीक है, ध्यान ये रखना है इसके बाद में कि रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा नंबर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द रिमाइंडर, वो भी एक कंडीशन है फिर 25 के केस में, क्योंकि बाकी हमारे आंसर नहीं हो पाते, बिकॉज बाकी नंबर्स के केस में रिमाइंडर हमारा लार्जर हो जाता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 30।
हालांकि 5 से करते तो ठीक है, तब रिमाइंडर हमारा 3 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आंसर वो भी हो जाते। 5 के केस में रिमाइंडर 3 आता। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मतलब वो भी जाते हैं क्योंकि हमारे रिमाइंडर 3 आता है उस केस में, 5 के केस में। ठीक है, तो आंसर हमारा बहरहाल फॉर दिस क्वेश्चन इज 25। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 50 एंड 75 दैट इज इक्वल 25। क्वेश्चन तो खैर ग्रेटेस्ट रिमाइंडर ही पूछेगा, ऐसे किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर ही पूछेगा ऐसे केसेस में। आंसर भी 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the smallest among the following: 6 to the power 1 by 4, 2 to the power 1 by 2, 4 to the power 1 by 3 and 3 to the power 1 by 2। हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो सबको अरेंज कर लेते हैं। 6 to the power 1 by 4, 2 to the power 1 by 2, 4 to the power 1 by 3 and 3 to the power 1 by 2। तो बिफोर कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, सारे के सारे केसेस में हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है पावर में 4 2 3, तो एलसीएम ले लो इन सबका 4 2 3 का, जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है, ठीक है, पावर की। तो 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो सबकी पावर 12 कर दो। ठीक है, अगर ये नंबर्स आपस में इनका जो भी ऑर्डर होगा, तो जब हम इनकी पावर, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं 2 3 एंड 5, और अगर हम इनका स्क्वायर भी करेंगे तो अभी ऑर्डर क्या है, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 5, क्योंकि सारे के सारे नंबर हमारे पॉजिटिव है, पहली कंडीशन है पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इनका स्क्वायर भी करोगे तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 9 एंड 25 स्टिल ऑर्डर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो सारे नंबर्स हमारे इस केस में पॉजिटिव हैं, सबकी पावर 12 कर दो, क्योंकि उसको हम कंपेयर कर पाएंगे, अभी हम नंबर्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और पावर 12 क्यों किया, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर वैल्यूज आ रही है पावर में 4 3 2, उनका एलसीएम 12 है। ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा 6 क्यूब, सेकंड आ जाएगा 2 टू पावर 6, थर्ड आ जाएगा 4 टू द पावर 4, लास्ट आ जाएगा 3 टू पावर 6। तो 6 क्यूब इज 216, 2 टू पावर 6 इज 64, 4 टू पावर 4 इज 256 एंड 3 टू पावर 6 इज इक्वल टू 729। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 1 by 2, 64, ऑप्शन बी। और लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आ रहा है हमारा 729, तो स्मॉलेस्ट इज बी, B is less than A is less than C, and C is less than D. B, A, C, D is the perfect order. Okay, ठीक है, क्या क्लियर है? नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ 13.7 इंटू 12.7 इंटू 0.8 क्या होगा? 13.7 12.7 इंटू 0.8। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस देख लो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है हमारा, जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इज 49, 9 आ गया, 9 इंटू 8 72, 2 आ गया, तो एक यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी इक्वल टू 2। ऑप्शन ए और बी तो नहीं आ सकते, बट सी और डी दोनों आ रहे हैं। बट डिफरेंस देखो, सी और डी में, सी में हमें आंसर दिया है 139.192 और डी में दिया 13 पॉइंट, तो हमें अब ये देखना है कि हमारा आंसर 139 इश आएगा या 13 इश आएगा, 13 14 के आसपास आएगा या 139 140 के आसपास आएगा। तो 13.7 इंटू 12.7 यानी 13 इंटू 12 150 160 170 ऐसे आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई में 0.8 कर रहे हो यानी कि आंसर हमारा 139 आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं आएगा। ठीक है, एक्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बजाय अगर मान लो और भी लार्जर हमारे पास आंसर होता, ठीक है, 13.7 12.7 अप्रॉक्सीमेट कर लो 14 इंटू 12, ठीक है, तो 160 170 आ गया, फिर 0.8 कर रहे हो तो 130 140 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पहले यूनिट निकाल लिया, उसके बाद में हमने अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो इस तरह से अगर कोई लार्जर स्ट्रिंग भी दिया होता हमें, एक बहुत लार्जर स्ट्रिंग भी दिया होता, तो वहाँ पे हम अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि एग्जैक्टली क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 candidates appeared in an examination comprising of tests in English, Hindi and mathematics. The diagram gives the number of candidates who failed in different tests. इंग्लिश में फेल होने वाले, हिंदी में फेल होने वाले और मैथमेटिक्स में फेल होने वाले, ये फेल होने वाले पर्सन्स का डेटा दिया गिवन है। ओके, और आउट ऑफ टोटल 500। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी? इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले टोटल पर्सन्स कितने हैं, दोनों में जो फेल हुए। ठीक, सो दैट डेटा विल बी फॉर दिस कॉमन रीजन, दिस कॉमन रीजन विच इज 10 + 5 यानी 15। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 15। ठीक है, दिस 10 इज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, और जो 5 वैल्यू आ रहा है दिस इज फॉर इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स ऑल, तो सब में फेल हो गया। बट इंग्लिश हिंदी में तो ये भी फेल हुआ है, दैट इज वाई 10 + 5 15। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3? दैट विल बी आंसर 5, ऑप्शन डी।
ओके, ये तो फेल्ड का डेटा है। अगर क्वेश्चन पूछता हमसे पास्ड इन ऑल कितने होते, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो सेट में जो वैल्यूज गिवन है वो सारी की सारी निकाल लो, टोटल 500 है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इंग्लिश के सेट में किसी एक सेट का पूरा वैल्यू ले लो और फिर बचे हुए वैल्यूज को ऐड कर लो। तो इंग्लिश के सेट में टोटल वैल्यू कितना है, 30 + 10, और 30 + 10 40, 40 + 17 57, 57 प्लस 75 प्लस 12 प्लस 50, दिस इज टोटल, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ। ठीक है, 75 + 50 इज 125, 125 प्लस 69, 125 प्लस 69। ठीक है, सो 125 प्लस 69, 124 प्लस 70, 194, 194 की वैल्यू आ रहा है ना अपना, 75 15 90 102 152 182, हाँ 194 आ रहा है, 194 फेल्ड इन एटलीस्ट वन, तो पास इन ऑल विल बी 500 minus 194, so that will equal to 306, 306 passed in all subjects. Okay, is this clear? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे, फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।